Hello everyone, myself Saurabh Kumar. I am a second year undergraduate student at IIT Roorkee. I welcome all of you to today's session. तो आज हमारा का जो टॉपिक है वो है बैच स्पेसिफिक डिस्कशन। तो इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेनली हम लोग इस बार जैसे आप लोग का कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अलॉट नहीं हुआ है, तो जैसे एक टॉपिक है जो मैं खुद से बताना चाहता हूँ वो है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ठीक है, तो इसको लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर हम लोग आपका जो एकेडमिक्स में जो चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, फिर आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो ये एक मतलब बहुत ही क्रूशियल एक पार्ट होता है किसी भी जेई प्रिपरेशन के लिए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। तो यहाँ तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर ही नहीं देते हैं, वो मतलब बहुत वो कुछ का अपना कुछ मतलब खुद का ही फिलॉसफी कुछ बन जाता है कि सर जैसे ये चैप्टर तैयारी नहीं है, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये है वो है, क्लास अटेंड नहीं किया, पूरा रिवीजन नहीं किया, ये सब करके कुछ खाली बहाना मारते हैं वो लोग और पेपर नहीं देते हैं। ये तो सबसे ख़राब चीज़ है कि पेपर आप नहीं देते हैं। जब आपका जेई का पेपर होगा ना, उसके एक दिन पहले भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो अगला दिन आप जेई का पेपर नहीं दोगे क्या? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है। तो इसी कारण कभी भी कोई भी पेपर मिस नहीं करना चाहिए। यदि आपका जो भी फिजिक्स वाला जो है आपका जो पेपर होता होगा, प्लीज़ पेपर दिया करो। वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसका जो इवेल्युएशन होता है थ्रू पेपर, डैट इज़ वेरी मच क्रूशियल। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि पेपर कैसे देना चाहिए। तो आई एज्यूम डैट कि सभी लोग पेपर देते हैं। ठीक है, और जो नहीं देते हैं तो आज के बाद से पेपर देना स्टार्ट करें। तो इसमें हम लोग जो टिप्स डिस्कस करेंगे पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, ये जरूरी है कि मेंस एडवांस ये दोनों के लिए मतलब दोनों के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन बात मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, तो वो दोनों में एप्लीकेबल है। आगे से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग स्पेसिफिक कि मेंस को कैसे अटैम्प्ट करें, एडवांस के लिए पेपर को जो है उसको कैसे अटैम्प्ट करें, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मेन ये डिस्कस हम लोग करते हैं कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज़ ये है कि पेपर को सबसे पहले 3 राउंड में अटैम्प्ट किया करें। इन जनरल 2 राउंड भी करते हो ना आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। ये 2 राउंड भी कर पाते हो आप तो, बट कोशिश करना 3 राउंड कर पाते हो तो मतलब एक्सेलेंस पे है। फिर तो एक राउंड में तो पेपर कभी भी अच्छा नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अब 3 राउंड में करे कैसे, या फिर चलो मैं 2 ही राउंड ले लेता हूँ, तो 2 राउंड में करे कैसे उसको। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है। तो मान लो कि जैसे अपना पेपर 3 घंटे का हो, 3 घंटे पेपर होता भी है ऐसे तो हमने उसको डिवाइड कर दिया कि जैसे 1 घंटा 3 सब्जेक्ट होती हैं, 1 घंटा अलॉट कर दिया। बट हम लोग को क्या करना है, 1 घंटा पूरा अलॉट नहीं करना है, सिर्फ उसमें से 50 मिनट अलॉट करना है। ठीक है, सिर्फ 50 मिनट। और जैसे मान लो कि 50 ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। जैसे आपके लिए जो पेपर है, जैसे आपने जैसे स्टार्ट किया, मान लो 9 बजे, ठीक है, 9 बजे आपने पेपर स्टार्ट किया, तो सीधे 9:50 में आपका समझो कि आपके लिए पेपर खत्म हो चुका है फिजिक्स का। यदि आप फिजिक्स पहले अटैम्प्ट करते हो, तो यदि कोई केमिस्ट्री करता है तो केमिस्ट्री अपने हिसाब से। तो फॉर द मैक्सिमम रीच अभी मैं एज्यूम करता हूँ कि जो आपको जो पेपर है वो जेई मेंस का पेपर है। ठीक है, तो मान लो आपने जेई मेंस का पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, 9 बजे। अब मान लो कि किसी बच्चे का मान लो कोई केमिस्ट्री स्टार्ट करता है, ठीक है, तो 9 से 9:50 केमिस्ट्री किया उसने। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि बस 50 मिनट एकदम लगाया खुद से टाइमिंग कि नहीं बस इतना ही करना है। 50 मिनट में अटैम्प्ट किया, जितना भी हुआ, फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, 50 मिनट ओवर हुआ यानी कि मेरे पेपर ओवर हो चुका। ठीक है, यानी कि मैं नेक्स्ट मूव करूँगा वो किस पे, फिजिक्स सेक्शन पे। फिजिक्स भी किया 50 मिनट में, सिंपल सेम। मैथ्स भी किया 50 मिनट में। ठीक है, तो कितना देर हो गया, तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना समय बचा। तो आपका जो पहला राउंड है वो 2.5 घंटे में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 50 150 और 150 कितना होगा, 2.5 घंटा हो गया। तो अब कितना बचा, सिर्फ 30 मिनट बाकी है आपके पास। ठीक है, और यहाँ तक आप इस तरह सोचो 2.5 घंटे में आपने पेपर का 1 राउंड कर चुका है। और मान लो कि उसमें से इन जनरल 25 क्वेश्चन होते हैं जेईई मेंस में, ठीक है, हर एक सेक्शन में। तो मान लो सबसे खराब क्या हो सकता है कि आप 15 क्वेश्चन कर पाए। इससे खराब क्या हो सकता है, चल मान लो यार 10 ही क्वेश्चन कर पाए। क्योंकि आप ये सोचो, और ये स्ट्रेटेजी रखना है कि ये नहीं कि मतलब पेपर सारा, मतलब पेपर जितने जो, जैसे मान लो फिजिक्स आपने स्टार्ट किया, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि 25 का 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया 50 मिनट में, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप पहले सिलेक्शन करो, तो आप 3-4 मिनट आप उसमें दे सकते हो। अपने पहले क्वेश्चन का आपको सिलेक्शन करना है कि मुझे क्वेश्चन करना कौन सा है। ठीक है, उसमें से आप क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट करिए। तो मान लो कि आपने क्वेश्चन ही पिक किया कि जैसे
17-18 क्वेश्चन पिक किया, जैसे चल मान लो 20 क्वेश्चन पिक कर लिया आपने। ये क्या है कि जैसे ये मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूँ, तो अब क्वेश्चन में भी आप बाइफरकेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि पहला पार्ट तो वो होना चाहिए जो क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस एकदम कि आप देखें, आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, यदि आप पेन उठाओ तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में होगा ये क्वेश्चन कर सकते हैं, पता है कैसे करना है, थोड़ा समय लगे, हो सकता है कि मैथमेटिकल इशू हो सकता है कुछ फॉर्मूला बेस हो जो आपको अभी याद ना आ रहा हो, तो ये सेकंड सेक्शन नहीं हो सकता। थर्ड सेक्शन क्या होता है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 3 सेक्शन में क्वेश्चन को डिवाइड करते हुए, तो पहला बात जो है ना, मतलब पहला राउंड जब अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर का, तो उसमें ये दोनों सेक्शन को लेना है। पहला सेक्शन क्या था कि कॉन्फिडेंट हूँ मैं आराम से क्वेश्चन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या था कि है मतलब पता है सब चीज़ करना है, थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है मैथमेटिकल इशू हो, कुछ फॉर्मूला इशू हो, ऐसा कर करके ये सेकंड है। थर्ड में भी जाना ही नहीं है, थर्ड में बिल्कुल नहीं जाना है। तो मान लो इस दोनों सेक्शन को जोड़ के मान लो 20 क्वेश्चन हो पाया, जो आपको लगे 20 क्वेश्चन ऐसा। अब जरा आप ये सोचो कि आपको 50 मिनट में, जो हर एक सेक्शन के लिए मैंने टाइम अलॉट किया था 50 मिनट, आपको 50 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन कितना देर में करना है, 2.5 मिनट में। तो आपको ऐसे अलॉट करना, आपको ये नहीं सोचना है ना कि जैसे अरे कि अब डिफर कर सकता है, जैसे मान लो आपने 20 क्वेश्चन पिक किया, किसी ने मान लो 15 क्वेश्चन पिक किया, फिर तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो मान लो किसी ने 15 क्वेश्चन पिक किया, तो फिर क्या हो गया उसके लिए 50 मिनट, तो कितना हो गया, मोर देन 3 मिनट। तो यानी कि एक क्वेश्चन पे आराम से 3 मिनट समय दे सकता है वो, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको करना है। तो फिर आपका जैसे एहसास, मान लो आपने 15 क्वेश्चन पिक किया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो मान लो आपको फिर पता चलेगा कि 15 क्वेश्चन तो ठीक है मैंने किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन बना। लेकिन ये होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन मैंने जो बनाए हैं ना, एकदम सही होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ एकदम। 5 क्वेश्चन नहीं बना, तो अब क्या हो गया कि 10 क्वेश्चन आपने उधर छोड़ दिए थे, क्योंकि 15 क्वेश्चन मैंने पिक किया था अभी, तो 10 क्वेश्चन उधर छूट गया, 5 क्वेश्चन इधर, अभी 15 क्वेश्चन छूट चुका है, ठीक है। 10 क्वेश्चन पहले वो थे जो मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकते यार मुझसे, मतलब मैंने नहीं पढ़ा ये चैप्टर, मैं कुछ है, मतलब बहुत वीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर सकता मैं। 10 क्वेश्चन ये हो गए। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे, इधर थोड़ा समय देते, थोड़ा सा और उस पर टिके रहते, तो ठीक है। ऐसे 15 क्वेश्चन बाकी है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, लास्ट आधा घंटा वाला। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, इसमें कोशिश करो कि 10-10 मिनट टाइम अलॉट कर दो। अब देखो लास्ट में फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि नंबर आता कहाँ से है, फ़र्क इससे नहीं पड़ना चाहिए कि नंबर किस चैप्टर से आता है, किस सब्जेक्ट से आता है। तो केमिस्ट्री थोड़ी ईजी होती है, तो यदि आप चाहो तो केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हो। फिर कंपेरेटिवली फिजिक्स थोड़ी ईजी होती है, क्योंकि मैथ्स में अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा कुछ भी हो। तो उस हिसाब से आप ये थोड़ा देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। तो ये इन जनरल में बता रहा हूँ कि ऐसे आप 2 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक पेपर खत्म हो चुका। अब मेन जो बैटल जो स्टार्ट होती है वो पेपर खत्म होने के बाद होती है। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि अभी आपके पेपर में मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कल ही आपका जे मेंस का पेपर है, कल ही आपका जे एडवांस का पेपर है, पेपर में बहुत समय अभी है, काफ़ी समय अभी है। तो अभी चिंता करने की बात नहीं है आप लोग को। अभी बात ये होनी चाहिए कि आपको जो भी सर पढ़ा रहे हैं क्लास में, अभी जो भी आपका जो चैप्टर चल रहा है, जो सीट चल रही है, जो भी असाइनमेंट चल रहा है, जो भी DPP चल रही है, कुछ भी जो चल रहा है, उसके साथ आप कितने सिंक कर चुके हैं अपने आप को, कितना आप होमवर्क करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, कितने मोटिवेटेड हैं आप, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ये, ठीक है। तो अब पेपर के बाद क्या करें, तो मान लो किसी बच्चे का बस 100 नंबर आया 300 में से जे मेंस में, कोई उसको निराश नहीं होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए भाई, इज्जत 100 नंबर आया, उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ पेपर दे के आया, घर पे आया, अपने आराम से रिलैक्स थोड़ा हो जाए, 1-2 घंटे आराम कर ले। फिर क्या करे, स्टार्टिंग से ना पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करे। वो जो क्वेश्चन कर लिया वेल एंड गुड, जो क्वेश्चन तुक्के मार दिया उसको भी करे, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको भी करे, जो क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल था जो पेपर में उसने छोड़ दिया था उसको भी दोबारा ट्राई करे। और सारा नोट्स पकड़ पर कि सर ने कहाँ बताया था, ये कैसे होगा, ये क्या, मतलब पेपर खत्म होने के बाद पूरा पेपर आपको आना चाहिए। कि यदि मैं मान लो आज आपका पेपर हुआ, आज से 3-4 दिन बाद मैं क्वेश्चन पेपर आपको दोबारा दूँ ना, तो आप मुझे बोलो कि ठीक है भैया कि इस पेपर में ना मेरा 300 में से 300 नंबर आने वाला है, या आप लिख के ले लो। इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने मतलब स्ट्रेटेजिकली, इतने मतलब मोटिवेटेड होकर आपको पूरा पेपर दोबारा सॉल्व करना होता है। और जो ये काम करता है ना, वही रियल में टॉपर बन पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज जनता तो ऐसे ही होती है, आधा तो पेपर ही नहीं देते होंगे आप लोग में जो मुझे देख रहे होंगे लोग, और कुछ जो पेपर देते होंगे वो तो बिल्कुल नहीं करते होंगे। अब बिलीव मी, अभी भी ज़्यादा कुछ छूटा नहीं है, अभी भी बहुत समय अपने पास, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा कुछ सिलेबस कवर नहीं हुआ है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही बाकी हैं, तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो प्लीज़। लेकिन पेपर दिया करो, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं
थोड़ी सी और एडवांस लेवल पे। तो एडवांस लेवल पे और क्या कर सकते हैं आप, ये तो मैं आपको बता दिया कि पेपर को दोबारा घर पे आके अच्छे से एकदम ट्राई करना है कि मैं फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकूँ नेक्स्ट टाइम उस पेपर में। एक और काम क्या कर सकते हैं आप कि मान लो कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ठीक है, पेपर आपको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये तो पक्का मेरा सही होगा, लेकिन आपको वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ऐसा बहुत बार होता भी है, तो सब फील कर सकते हैं इस बात को। तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग कि घर पे आए, उसको ज़रा चेक करिए आप खुद से कि क्यों गलत हो गया, और फिर थोड़ा सोचें कि कौन सी मिस्टेक थी, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक थी या फिर मैथमेटिकल मिस्टेक थी। और जो भी मिस्टेक हो ना, जो भी आपको नाराज करने के बाद पता चले कि नहीं यार मैं तो यहाँ पे थोड़ा गलत सोच पाया, नहीं कहा तो ऐसे मूव करता है, मैं तो इसको इंक्लाइन ले लिया था, ये तो प्लेन यहाँ पर सरफेस लेना था, ये हो गया, अरे नहीं यार कि मतलब वहाँ पे तो नॉर्मल ऐसा लग रहा था ना, मैं तो ऐसा ले लिया था। तो जो भी आपका हो इशू हो, जो भी आपका कंसेप्चुअल हो या फिर कुछ मैथमेटिकल हो, जो भी इशू हो ना, आप उसको एक डायरी मेंटेन किया करो और उस डायरी में सभी मिस्टेक नोट डाउन किया करो। ये एक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी मतलब एक मेथड है पेपर सॉल्विंग का। इससे क्या होगा ना, अब जितनी जो होती है आपने सुना होगा कि सिली मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक होगा, असल में सिली मिस्टेक कुछ होती नहीं है, वो धांधली है वो, ठीक है। बच्चे पूरा गलत करके ही आते हैं, बोलते हैं कि सिली मिस्टेक है। तो जब आप ऐसे एनालाइज करोगे ना अपने मिस्टेक को, तो फिर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि आप लैग कहाँ पे कर रहे हो, या सही में कहीं मतलब कुछ कंसेप्ट में आपकी प्रॉब्लम है या फिर कुछ मैथमेटिकल पार्ट में प्रॉब्लम है। जो भी बात हो आप एज इट इज उस डायरी में लिख दिया करो कि क्वेश्चन ये है, इससे मुझे ये सोचना चाहिए था लेकिन मैंने ये सोचा। मान लो कंसेप्चुअल आप सही थे कि नहीं फोर्स इधर लगना चाहिए था, फोर्स आपने इधर ही लगाए, लेकिन मैथमेटिकल इशू का वो लिख दो कि नहीं यार कि 2 गुना 7 14 होता है ना, मैंने 10 ले लिया था। जो भी आपका इशू हो आप प्लीज़ वहाँ पे नोट डाउन किया करो। आप एक बार लिख के देखना, इससे बहुत इम्पैक्ट पता चलता है। आप लोग को लगे लिखने से क्या हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ होता है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब पेपर होगा ना, तो उस डायरी को एक बार देख के जाना है। जैसे बच्चे क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक या फिर कुछ फॉर्मूला देख के जाते हैं पेपर से पहले, बट मैं क्या बोल रहा हूँ आपको उस डायरी को देख के जाना है कि आपने क्या गलती की थी पिछले बार। इससे आपका जितना ही जो बात जो होती है ना, जो एक अलग सेक्शन जो होता है बच्चों का, जो बोलते हैं कि मेरे बहुत सिली मिस्टेक होता है, बहुत इररिलेवेंट मिस्टेक हो जाती है, मुझे तो पता था बट फिर भी गलत हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो मेथड है बहुत ही शानदार तरीका है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि प्लीज़ आप पेपर दिया करें, और जो बच्चे पेपर देते हैं प्लीज़ इन मेथड को यूज किया करें प्लीज़, ठीक है। अब हम लोग आगे आपके जो एकेडमिक सेक्शन है हम लोग उस पर थोड़ा बात करते हैं अभी। तो अभी आपका जैसे एकेडमिक्स में पहले हम लोग इंडिविजुअली तीनों पे बात करते हैं, फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में आपको क्या क्या अप्रोच रखनी है प्रत्येक चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे फिजिक्स में आपका चल रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये 12th का चैप्टर है, 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये बहुत वास्ट चैप्टर है। और ये मैंने क्या लिखा है, कीस्टोन चैप्टर। कीस्टोन चैप्टर क्या होता है, पहले इस वर्ड को पहले समझते हैं, कीस्टोन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ ना कि जैसे आप एक्सरसाइज किया करो, तो पता है एक्सरसाइज करने से बस ऐसा नहीं होता कि आप बस फिजिकली बस अच्छे हो पाओगे, इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। एक मतलब कुछ होता है ना, एक सेंटर पॉइंट जो होता है, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट चारों तरफ स्प्रेड आउट होता है। जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो आप फिजिकली तो ठीक हो गई, साथ में आप क्या होगे कि आप जैसे फिजिकली वेल हो गए, आप माइंड भी बहुत अच्छा वो काम करेगा, बहुत अच्छा आप एनर्जी फील करोगे, बहुत मोटिवेटेड आप फील करोगे। तो इसका बहुत सारा फैक्टर होता है जो सिर्फ एक कॉमन फैक्टर से अफेक्ट होता है। वैसे ही फिजिक्स में स्टार्टिंग वाले पार्ट में जो पूरा जो चैप्टर जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका जो की स्टोन जो है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये फर्स्ट चैप्टर है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चैप्टर का बहुत अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब बेसिक जो कंसेप्ट हो तो समझ में आना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत शानदार आपका हो जाए, मतलब हो जाए तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ मेक श्योर कि इसकी जो बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। और इसमें दिक्कत ये है कि चैप्टर ना बहुत वास्ट है। जैसे तो इसमें जो नया जो टूल्स आता है, जो नया जो नाम आता है ना, जो टर्मिनोलॉजी आती है, उससे मेक श्योर कि आप उससे फैमिलियर थोड़े होके, क्योंकि नए सारी टर्म है वो लोग। जैसे आप पढ़ेंगे पहले गॉस लॉ, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर गॉस लॉ फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये होगा, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा जाता है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सारा होता है कि वर्क डन कैसे होता है, कंजर्वेटिव कोई चार्ज, कंजर्वेटिव कोई फोर्स हो तो उसे कैसे लिखते हैं हम लोग, बहुत सारे कि उसका वर्क डन कैसे होता है। फिर निगेटिव आता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी आती है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा। डाइपोल क्या होता है कि सेम चार्ज विथ अपोजिट मैग्नीट्यूड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का बहुत सारा आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, बहुत सारी चीज़ इसमें हम लोग पढ़ते हैं। फिर टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल, ये पूरा डाइपोल का हो गया। फिर हम लोग आगे कंडक्टर पढ़ते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर होता है कि कोई भी एक मेटालिक बॉडी, कोई भी एक बॉडी जिसका यूनिफॉर्म पोटेंशियल हो सभी पे।
तो ये पूरा कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो जितने सब जो कंसेप्ट है ये सारा वो सब। और फिर कंडक्टर में बहुत कुछ पढ़ते हैं, जैसे एक कंडक्टर हो गया तो उसके अंदर मतलब कुछ मतलब उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कुछ मतलब हेर फेर कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जो नया जो डिस्ट्रीब्यूशन है इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। फिर जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम हम लोग काम करते हैं लोग। तो कंडक्टर अपने आप में एक बहुत शानदार चैप्टर है, अपने आप में बहुत शानदार। और सोचो ये जितना मैंने आपको सेक्शन बताया, गॉस मतलब गॉस लॉ वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, कंडक्टर, ये सारा किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इससे कारण चैप्टर बहुत बहुत वास्ट है। और ये तो कुछ नहीं, अब जब नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे मैग्नेटिज्म तो उसमें काफ़ी हद तक रोल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। फिर आगे आप MIC पढ़ोगे लोग, तो ये सब चीज़ सभी जो चीज़ है ये सभी इसमें इसी से कहीं ना कहीं लिंक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग करें, बहुत अच्छे से। और ये बोर्ड में भी इसका बहुत सेगमेंट एक मतलब हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए भी। ये 5 नंबर का मेरे ख्याल से क्वेश्चन इससे आता है बोर्ड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए आप। और बहुत ईजी चैप्टर है, बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नया चैप्टर है ना। आप अभी 12th में नए आए होंगे तभी इसको पढ़ा जाता है। 12th का एक फर्स्ट चैप्टर है एक तरह से, तो इसी कारण। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इसको कुछ कैसे सॉल्व करना है मैं उसकी थोड़ा बात करता हूँ। तो देखो पहले आपको तो समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि असल में हो क्या रहा है। ठीक है, क्या अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, अच्छा हाँ यहाँ से मतलब यहाँ से फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है, स्प्रेड आउट हो रही है, तो हाँ तो इधर ऐसे परपेंडिकुलर चलेंगे तो एकदम तो 0 हो गया। तो ऐसे थोड़ा फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिया हुआ है वो एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है तो हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेन जो इस चैप्टर का जो क्रक्स जो है ये क्या, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए देखो बच्चे को सिर्फ कंसेप्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, आप थोड़ा हमारा फील नहीं भी करते हो ना, फिर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। सिंपल आप फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ये 12 का जो फिजिक्स है ना वो बहुत ईजी चैप्टर, बहुत ईजी है 12 का फिजिक्स। बट उन बच्चों के लिए जो मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरते हैं, जो बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला फिजिक्स में, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैथ्स जो फिजिक्स जो है ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, थोड़ा सा बस कंसेप्ट यूज़ कर दिया फिर आगे अपना मैथ्स करते रहो। तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वही है। जैसे मैं आपको क्या बोल दूँ कि मुझे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि इससे एक पॉइंट P पे जो एक डिस्टेंस D पे है कि वहाँ पे जैसे मान लो दिख रहा है, जैसे ये देखो ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो मुझे क्या निकालना है कि ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, यहाँ पे DQ चार्ज ले लिया और एक डिस्टेंस तो कितना हो गया, ये तो D तो था ही, तो यहाँ पे कुछ थीटा ले लो, तो बस इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। अब जो बच्चा इसी में डर गया कि अरे इंटीग्रेट करना, अरे डिफरेंशिएट करना, अरे कहाँ से अगर थीटा आ गया, अरे छोड़ो, उसको फ़र्क ही नहीं पता है क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इसी से डर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला फिजिक्स में। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और बहुत ईजी भी है। इसी कारण तो करना क्या, आप लोग को पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम को क्लासीफाई करो कि प्रॉब्लम है कैसा। ठीक है, बस थोड़ा सा कोई कंसेप्ट हो, कुछ मतलब विजुलाइज करना, आप उसको पहले विजुलाइज कर लो क्या सीन है क्या नहीं है। फिर आगे बेसिक अप्रोच लगाना है, करना है क्या, उसको पहले ड्रॉ करना है, डायग्राम थोड़ा सोचो उसको, इससे रिलेवेंट क्या सिचुएशन सर ने नोट्स में पढ़ाया था, थोड़ा उसको फील करो कि नहीं यार इसमें थोड़ा पोटेंशियल यूज़ करना चाहिए, नहीं ये तो कंडक्टर हो गया, अरे हाँ यहाँ पे सर ने बताया कि कोई यदि कैविटी होती है कंडक्टर में, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और ये वाला पार्ट हो गया। तो थोड़ा रिलेट करना है। ठीक है, जो भी सर आपको क्लास में पढ़ाया है, उसके बाद जो भी हर चीज़ के रिगार्डिंग एक इक्वेशन होती है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं उस DQ चार्ज के कारण, तो इक्वेशन ही तो है ना यार, बस उसके इंडिकेट करना। अब आगे क्या करना है, आपको मैथ्स लगाना है। ठीक है, ये सिंपल बेसिक्स अप्रोच आप फिजिक्स के हर चैप्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दौरान भी मैं बता रहा हूँ, बट इन जनरल ये बहुत ही कॉमन अप्रोच है किसी भी फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि मैं बोला ना ये बहुत वास्ट चैप्टर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो एडवांस जो पेपर बनाते हैं IIT वाले, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो कौन से सेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कौन से इक्वेशन को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो बहुत जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ना प्रीवियस ईयर का, तो आपको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। और मैं बोला ही था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वेटेज वाइज भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इसकी वेटेज है। तो यार मतलब मेंस एडवांस में तो आराम से 1-2 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आ ही जाती है आराम से। तो इसीलिए मेक श्योर कि चैप्टर का बहुत अच्छा हो और वेल एंड गुड हो। अब बात करते हैं अभी केमिस्ट्री को लेके। तो केमिस्ट्री अभी जो चल रहा है, आपको चल रहा है नोमेनक्लेचर। देखो यार ऐसे बहुत ही चैप्टर है, बट इतना इजी होने का ये नहीं कि इसको छोड़ देना है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, ये तो सब तो आता ही है।
लेकिन ऐसी बात नहीं है, इस चैप्टर का अपने आप में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? ये बात सही है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट ऑफ कोर्स बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर ये इनबिल्ट होता है। अगर आपको पता ही नहीं हो कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ऑप्शन में कि इसका नाम क्या था? मान लो आपने ऐसे निकाल दिया कि मान लो कि एक ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे कहीं पे एक मीथेन लगा दिया, तो इसको मतलब जो भी नाम बोलते हैं समझ लो कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऐसे कर करके कुछ भी, तो आपको ये समझ में पहले नहीं आएगा कि इसका नामकरण करते कैसे, फिर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे प्रॉब्लम की 4 ऑप्शन में टिक कौन सा करे। तो इस तरीके से इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। और मेंस में तो उतना नहीं, बट एडवांस में तो बहुत कॉमन सी बात है कि जो पैराग्राफ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे इन जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें क्या करते हैं वो लोग सीधे नाम नहीं लिखते हैं, सीधे नाम जैसे सीधी सा लिखे से नहीं लिखेगा, सीधे उसका कुछ नाम करके लिख देगा कि 3 पे ये, 2 पे ये, पैरा पे ये, ऑर्थो पे ये, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको समझना पड़ेगा अगर इसको मतलब प्रोडक्ट का ये क्या है, स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए प्लीज़, ये छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप इग्नोर कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, क्या इसे पढ़ना है। बट प्लीज़ ऐसा ना करें। और इसके अंदर कुछ ना नोमेनक्लेचर में, IUPAC नेमिंग में कुछ इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कहाँ पे? जैसे जो बाईसाइक्लो जो प्रोडक्ट होते हैं, जो स्पाइरो प्रोडक्ट होते हैं, तो वहाँ पे इसकी नोमेनक्लेचर थोड़ी सी काफ़ी अच्छी नोमेनक्लेचर होती है। तो वो एक अच्छी बात, मतलब अच्छी एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। और ये तो मैंने को बता ही दिया कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यार देखो, JEE मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट ऑफ कोर्स इसका जो एप्लीकेशन है ना वो हर जगह यूज होता है। बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे पेपर में कि इसका यहाँ पे यूज आपको हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखना कभी, जैसे एडवांस का, जैसे कितना 20 क्वेश्चन आया होगा उसमें, तो जो भी क्वेश्चन आया होगा एडवांस में आप उसको खोल के देखना एक बार, तो आपको आराम से मतलब 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें कहीं ना कहीं एक नेमिंग का यूज आ रहा होगा। इसी कारण ये IUPAC नेमिंग पढ़ना, यानी कि नोमेनक्लेचर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑर्गेनिक का एक पार्ट है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये ऑर्गेनिक का बहुत बेसिक पार्ट है, बहुत स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये, तो देख लेना इसको। और फिर बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में आपका चल रहा होगा अभी कोनिक सेक्शन। तो यार देखो, कोनिक सेक्शन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये एक सेगमेंट आता है, जैसे अलजेब्रा एक सेगमेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्री एक सेगमेंट होता है, कैलकुलस एक सेगमेंट होता है, वैसे ही कोनिक सेक्शन अपने आप में एक सेक्शन होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स में। तो उसका एक सेक्शन, मतलब देखो ऐसे जो सेक्शन है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैरा, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये जो तीनों जो होता है ना, पैराबोला, हाइपरबोला और ये एलिप्स, ये तीनों, तो ये तीनों मिला के क्या बनता है? कोनिक सेक्शन। और ये आपका बच गया स्ट्रेट लाइन, और ये बच गया आपका सर्कल, ठीक है। तो पूरा 4-5 को मिला क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये तीनों को मिला क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो ये चैप्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये चैप्टर काफ़ी नया चैप्टर है, ठीक है। ऐसे मैं आपको बताऊं, आप ये चैप्टर ऐसे 11th क्लास में, तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड के यदि मैं आपको बताऊं तो बोर्ड में ये सब पढ़ना होता है कि कैसे उसको कट करें, किससे एक मतलब कोई भी एक मान लो आप कोन ले लो, ठीक है, तो उसको आप कैसे उसको, और ये सारा जो पार्ट जो कट के वजह से आप एकदम पैरेलली कट करते हो तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा। आप थोड़ा सा इसे इंक्लाइंड कट करते हो तो आपको एलिप्स मिलेगा। आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके मतलब कट करते हो, थोड़ा सा एक सेगमेंट मतलब इक्वल पार्ट में करके सेंटर से लेते हुए तो आपको एक एलिप्स मिलेगा। बाकी आप सिंपल रैंडम कट कर देते हो तो आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। तो ये सारा जो सेगमेंट है 11th क्लास में पढ़ना है, बट दिक्कत की बात नहीं है, जब आपको नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सिर्फ 11th के बोर्ड का पार्ट है। और 12th में जो बोर्ड होता है उसमें 11th का सिलेबस आता नहीं है, ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो कोनिक सेक्शन सिर्फ मेनली मेंस JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस एंड एडवांस के लिए, ठीक है। तो इसमें जो नया जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लेटर स्पेक्ट्रम क्या होता है, किसी का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका जैसे पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो x का 4x होता है। तो मान लो कि जैसे x को आपने सिटी बोल दिया, तो ऐसे कर करके तो इन चल को ऐसे निकालते हैं, तो आप देख लेना। फिर इसमें आपसे पूछूं कि एलिप्स का क्या होता है, तो a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है, क्योंकि एलिप्स का इक्वेशन होता है ना x² - n² + y² - b²। तो जरा फील करो कि x को a cos थीटा पुट कर दिया तो क्या होगा, इधर स्क्वायर बन जाएगा। मतलब मैं बनाना क्या चाहता हूँ कि cos थीटा + sin थीटा = 1, ये फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बस कर दो अब, तो प्लस बीच में प्लस है ना,
तो ऐसे करके तो इसको एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, ए कॉस थीटा, तभी तो स्क्वायर बनने के कट जाएगा ना, ए स्क्वायर पे कॉस थीटा बन जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो। मैं सोचो हाइपरबोला कैसे लिखे पैरामीट्रिक फॉर्म, तो सोचो हाइपरबोला में क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो बीच में माइनस है तो सोचो क्या बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब इसको सेक स्क्वायर थीटा बनाना तो क्या एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए सेक थीटा, वाई को क्या लिख सकते हैं, बी टेन थीटा। तो इस तरह से हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म उसको लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड बात स्टेप है इसमें, ये क्या करना है, अब देखो इसमें बहुत सारे इक्वेशन होता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म निकालो, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालो, एस एस इक्वल टी स्क्वायर जो होते हैं, अब पैरामीट्रिक फॉर्म लिखो किसी भी इक्वेशन का, फिर इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो जो टी इक्वल टू 0 होती है। तो ये सारे जो बेसिक जो चीज़ें ना, इसको बहुत अच्छे से देखो प्रैक्टिस करना है घर पे। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ किसी का फॉर्मूला उतना याद मत करना। अब जब बहुत क्वेश्चन कर लोगे ना, बहुत, मैं एक ही बात बोलूँगा इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो, बहुत क्वेश्चन करो। आप जब बहुत क्वेश्चन करोगे ना तो फॉर्मूला अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। आप खुद से लेके बैठ मत जाओ कि लेके बैठ गया उसको रट्टा मार रहे कि ये होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ब्ला 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 ब्ला। तो ये नहीं, ये बहुत ख़राब चीज़ है। मैं यही बोलूँगा मैथ्स में आपको हमेशा कि इस चैप्टर के लिए बेसिकली कि स्टार्टिंग में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करो घर पे, जो भी सर क्लास में जो बताएं उसको अच्छे से उसका रिकॉर्डिंग देखो, अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना है, डिराइव करना है उसको कैसे आया, एवरीथिंग। तो जब इतना जब कर लोगे ना तो बहुत जो बेसिक जो है ना बस आपको वही याद रखना पड़ेगा। बाकी जो मेन जो चीज़ आपको हम डिराइव ही करना है, तो इसलिए घर पे वही प्रैक्टिस करना है कि कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी जो कंसेप्ट है कोशिश करो कि उसको डिराइव करने का, और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। जितना क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर होगा। और इसको कोशिश करना है कि छोड़ना मत इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं मेन से एडवांस में, मतलब मेन से भी आते हैं एडवांस से भी आते हैं। मेरे वक्त तो कन्फर्म 3 क्वेश्चन आया था, मुझे अच्छे से याद है। तो इसी कारण तो प्लीज़ मेक श्योर कि चैप्टर को बहुत अच्छे से आप करें, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसी कारण बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें। इसमें 3 पार्ट आता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो तीनों को अब दोनों बाकी छोटा है, एलिप्स हाइपरबोला छोटा है, पैराबोला थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा बड़ा है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा इसको। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।